हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के साथ साथ में जनवरी, फरवरी और मार्च के जो करंट अफेयर्स है उनकी रिवीजन को साथ में लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आप लोग जो अभी फिलहाल के जो करंट अफेयर्स है वो तो आप लोग पढ़ोगे ही, साथ ही साथ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है या जो आप लोगों को और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस के माध्यम से याद करने की जरूरत है उनको भी मैं साथ साथ में याद करवाता चलूंगा। तो इससे ज्यादा बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती कि आप लोगों को 4 महीने का करंट अफेयर जो है आप लोगों को याद हो रहा है, बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, जिससे कि आप भूलोगे नहीं और एग्जाम के अंदर में पिन टू द पॉइंट सही आंसर लगा कर आओगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। ठीक है, तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, जिन्होंने शेयर कर दिया वो भी लिख देंगे कि शेयरिंग डन करके। ठीक है, ताकि हम लोग ऐसे ही एनर्जी के साथ में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हुए क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सॉल्व करवा सके। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ में पहला ही क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिए। ठीक है, हाल ही में फ्रेंड्स जो एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, ठीक है, जिनका नाम था कुमुदनी, ठीक है, लाखिया, गुजरात से बिलोंग करती थी ये। ठीक है, 95 ईयर्स की एज के अंदर में इनका निधन हो गया अहमदाबाद के अंदर में। ठीक है, कुमुदिनी लाखिया जो है इनको हाल ही में एक नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, जनवरी के अंदर में हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनका फिर निधन हो गया। तो आप बताइए कि कुमुदिनी लाखिया जो है जिनका हाल ही में 95 ईयर्स की एज में निधन हुआ, उनको कौन सा पुरस्कार अभी दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, पद्मश्री दिया गया था, या फिर आपका नन ऑफ द अबव? बताइए इनमें से कौन सा वाला दिया गया था, ये आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर में? तो देखिए, कुमुदनी लाखिया कहाँ से बिलोंग करती थी, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है गुजरात से बिलोंग करती थी। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ। ये कथक नृत्यांगना थी, कहाँ से बिलोंग करती थी? गुजरात से बिलोंग करती थी। आप लोगों ने अगर उमराव जान का वो, ठीक है, एक गीत है, ठीक है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीजिए, वो वाला अगर आप लोगों ने, ठीक है, वो पूरा का पूरा वो इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। ठीक है, उमराव जान के अंदर में। ओके, कथक में जितने भी पार्ट थे इन्होंने ही किया था उसको कोरियोग्राफ। और काफी एक योगदान है इनका बहुत सारी चीजों के अंदर में। अहमदाबाद के अंदर में उन्होंने कदम्ब सेंटर फॉर डांस एंड म्यूजिक नाम से एक संस्था स्टार्ट की थी 1964 में। पद्म विभूषण से पहले जो है फ्रेंड्स इनको ऑलरेडी पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों ही जो पद्मा पुरस्कार है उससे सम्मानित हो चुके हैं ये, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, चलिए तो अभी आप लोगों को इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में कि प्रसिद्ध कथक कौन से नृत्य से बिलोंग करती थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार इसको भी लिख दीजिए कमेंट के अंदर में, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से लिख देंगे। ठीक है, कुमुदनी लाखिया कौन से वाले नृत्य से बिलोंग करती थी? कथक से बिलोंग करती थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कहां से बिलोंग करती थी? गुजरात से। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2025 के अंदर में इनको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। लिखते जाइए जल्दी जल्दी से, कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे आप लोग इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट से ये सारे के सारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई की रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये भी आपका। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार विश्व के जो सबसे बिजी, सबसे जो आपके व्यस्त हवाई अड्डे होते हैं उनकी सूची जारी की गई है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ठीक है, आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये दुनिया का 9वें नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, 9th नंबर का। चलिए ये तो हमको समझ में आ गया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का यहाँ पर में कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार कितनेवें नंबर का जो है वो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा रहा? ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। 1000 लाइक के हम लोग बहुत पास में फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा क्लोज है हम लोग। ठीक है, तो देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चे आंसर कर रहे हैं 9th नंबर पे, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने भी यहाँ पर में आंसर किया है मतलब वो एक कदम आगे बढ़े हैं, उन्होंने एक्टिविटी की है, वो और लोगों से जो केवल पैसिव जो है पैसिव होकर देख रहे हैं उनके मुकाबले में एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे, ज्यादा जल्दी जो उनको सारी चीजें याद होंगी। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में, ठीक है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है। इसमें सब
पहले नंबर के ऊपर में आया है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आप लोगों का यूएसए के अंदर में है। कहां पर में है? यूएसए के अंदर में, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर पे आया है सबसे बिजी एयरपोर्ट के मामले में। हमारा इंडिया का कौन सा वाला एयरपोर्ट है, जल्दी से बताइए आप लोग, कि जो सबसे व्यस्त है, इंडिया में सबसे व्यस्त कौन सा वाला एयरपोर्ट माना जाएगा? अगर पूरे दुनिया में वो 90 नंबर का है तो इंडिया का सबसे व्यस्त तो वो अकेला ही होगा ना पहले नंबर पे, ठीक है। तो आईजीआई 9th नंबर पे दुनिया में, और इंडिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। और पूरे दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का, ठीक है, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। ओके, ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी यहाँ पर में जो है ये सूची दी गई है, ठीक है, कि 2019 में क्या था, 2023 में क्या स्थिति थी, 2024 में क्या स्थिति है। तो देखिए अलग अलग समय के ऊपर में जो है फ्रेंड्स, अटलांटा जो यूएसए का एयरपोर्ट है ये सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट ही माना जा रहा है पैसेंजर्स के मामले में, ठीक है। और पहले जो पिछली रिपोर्ट थी आईजीआई 10वें नंबर पे था, अब 9वें नंबर पे आ गया है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों की, ठीक है, नॉलेज पावर कैप्सूल की जो है महा सेशन है आप लोगों का, पता है सभी लोगों को? हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोग एनरोल हो चुके हैं। आज जो है फ्रेंड्स हम लोग 3 घंटे लगातार रात में 8 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या उनके ध्यान में नहीं रहता, उन सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके तुरंत बाद, ठीक है, आप लोगों की क्या होगी, 200 नंबर की टेस्ट होंगी, 200 प्रश्नों की टेस्ट होंगी, जिसमें आपको केवल 90 मिनट्स देंगे हम लोग। अच्छा, क्यों कर रहे हैं इतना, आप लोगों से परिश्रम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा हम मान के चल रहे कि भाई मान लेते कि आप थके हुए हो, आपने 3 घंटे की यात्रा की है एग्जाम देने से पहले, आपको दूर सेंटर मिल गया, फिर आपको एग्जाम देनी है, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी फिजिकल मेंटल जो है यहाँ पर में प्रिपरेशन हो रही है कि किस तरीके से आप जो है एक समय में जब आप थक चुके हो उसके बाद में भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों की करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? कितने लोग मानते हैं? जल्दी से यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता देंगे या यस लिख देंगे, करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए आप लोगों की प्रिपरेशन। उसके बाद में भी कि मान लो कि आपके पास में समय कम है, तो 90 मिनट में आप 200 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाते हो, कितना स्पीड में कर पाते हो, कितना अच्छे से आप दिमाग लगा पा रहे हो, आपके दिमाग को आदत जो है यहाँ पर में डलवा रहे हैं हम, ठीक है। टीचिंग परीक्षा इतने माइन्यूट लेवल के ऊपर में जाकर सोचता है, हम अगले दिन भी दे सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर में आपको क्या किया जाए, आप लोगों को आदत डलवाई जाए, देखा जाए कि क्या आप लोग जो है इतने सक्षम अपने आप को बना पा रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, थके हुए रहेंगे, लेकिन आपका माइंड जो है ना, जब एक्चुअल सिचुएशन आएंगी ऐसी, तब आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा, ज्यादा आसान लगेंगी उसको, आपके एक्चुअल एग्जाम जो है ज्यादा आसान लगेंगी उसको। जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं, अभी जो है फ्रेंड 6 बजे से पहले पहले जुड़ सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग पेड क्लास के अंदर में जुड़ जाइए। पेड क्लास में जितने भी बच्चे पेड ऐप जो आपका बैच है उसके अंदर में आप जुड़ जाओगे, तो उसमें आपको 99 भी नहीं देना है, आपके लिए फ्री है। और इसके बाद के जितने भी अगर नॉलेज पावर कैप्सूल 2.0 आएगा, नॉलेज पावर कैप्सूल 3.0 आएगा, वो आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है, अगर जो पेड स्टूडेंट जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और 199 रुपीज का गिफ्ट हैम्पर भी रहेगा, जो टॉप 50 बच्चे रहेंगे इस टेस्ट के अंदर में। ना आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कौन सा वाद्य यंत्र हाल ही में भौगोलिक संकेतक जो है उसको प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसको। तो वाराणसी से बिलोंग करता है वो वाद्य यंत्र, ठीक है, उसको भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, शहनाई है, तबला है, सितार है, मृदंगम है, वीणा है, किसको मिला है? ठीक है, वाराणसी का। जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में बनारस की जो शहनाई है फ्रेंड्स, इसको क्या मिला है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको जीआई टैग मिला है बनारसी शहनाई को। तो इसको फेमस किसने किया था दुनिया के अंदर में, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, जिन्होंने आजादी की पहली जो सालगिरह थी उस पर, उस उपलक्ष्य में लाल किले के ऊपर में उन्होंने शहनाई बजाई थी, ये शहनाई, ठीक है, सबसे बड़ी फेमस है ये शहनाई, ठीक है। तो वाराणसी की, ठीक है, जो शहनाई है, परंपरागत शहनाई, बनारसी शहनाई बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। ओके, चलिए, तो बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने याद रखेंगे आप लोग कि इसको पहचान दिलाई थी दुनिया भर के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के स्वदेशी जो एक रिंडिया और खासी, ठीक है, ये दो उत्पाद है जिनको भौगोलिक संकेतक मिला है, ये किस चीज से बनाए जाते हैं, ठीक है, ये कौन सी चीज है, क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। मेघालय के है, ठीक है, रिंडिया और खासी, ठीक है,
तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रिंडिया और खासी ये क्या है, रिंडिया और खासी ये मेघालय के दो हैंडलूम, ठीक है, या फिर हथकरघा जो है एक प्रोडक्ट्स है, हथकरघा प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, रिंडिया और खासी जिनको जीआई टैग मिला है। तो खासी से भी आप लोग एक हल्का फुल्का मेघालय आप लगा ही सकते थे, ठीक है। तो ये हैंडलूम हथकरघा उद्योग से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। हथकरघा मतलब कपड़े के ऊपर में बुनाई वगैरह करके जो बनाए जाते हैं ना, वो चीज, ठीक है। तो रिंडिया और खासी इन दोनों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेघालय से। ये क्या है, हैंडलूम प्रोडक्ट है, जो बुनाई करके जो है बनाए जाते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। रिंडिया और खासी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। 2 अप्रैल 2025 के अंदर में मिला है रिंडिया और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, मेघालय से बिलोंग करती है। नाउ हाल ही में भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, आपको बता दूं कि ये इंडिया ने ही प्रपोज किया था, इंडिया ही इसका जो है स्टार्ट करने वाला, इंडिया ने ही इसको स्टार्ट करवाया था। क्यों करवाया था, कब करवाया था, तो 2023 में उसको स्टार्ट करवाया था। क्यों, क्योंकि 1973 के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, तो 50 साल कंप्लीट हो गए थे, 50 ईयर्स। तो उसकी खुशी में, ठीक है, उसकी खुशी में, ठीक है, यहाँ पर में उन्होंने इसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ताकि दुनिया भर के जो देश है, ठीक है, वो बिग कैट जो होते हैं, टाइगर, लायन वगैरह, जो इतने भी बड़े बड़े लियोपर्ड वगैरह, जितने भी कैट की कैटेगरी में जो बड़े वाले कैट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको संरक्षित किया जा सके। तो भारत ने उसके ऊपर में समझौता किया है। तो ये बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2023 में लॉन्च हुआ था, 50 साल होने की खुशी में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स आपका दिल्ली के अंदर में स्थापित किया जाएगा, भारत के अंदर में। भारत 150 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर में देगा इसको स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में कि अप्रैल के अंदर में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में ये हस्ताक्षर हुए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है फ्रेंड्स, इसके लिए इसका हेडक्वार्टर भारत में नई दिल्ली के अंदर में स्थापित किया जाएगा। और आपको बता दूं कि भारत इसमें 150 करोड़ रुपए देने वाला है उसका मुख्यालय स्थापित करने के लिए। ओके, अब तक जो है फ्रेंड्स 96 कंट्रीज जो है, 96 कंट्रीज ऐसी है जो इस प्रोजेक्ट में, इस एग्रीमेंट में साइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर में शामिल हो चुकी है, ठीक है। 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं एनिवर्सरी को उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। बिग कैट अलायंस के अंदर में हमने क्या करना है, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा, ये सब जो है ना, जितने भी ऐसे बड़े वाले कैट की कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है, उन सबको संरक्षित करना है, ठीक है। अब भारत ने इसको स्टार्ट किया तो भारत के अंदर में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, बताइए। ठीक है, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय जो है, ठीक है, आपको पता है कि स्वदेशी जितनी भी हमारी चिकित्साएं है, उन सबको कैटर करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था, आयुष मंत्रालय, ठीक है। तो ये जो आयुष मंत्रालय है, ठीक है, इससे याद रखना है आप लोगों ने, इसने क्या किया है, अपने ही एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो बाकी काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके, आयुष मंत्रालय की जो स्कीम्स है, आयुष मंत्रालय का जो काम है, उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। उसके लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए। तो आयुष मिनिस्ट्री ने, आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया था, ताकि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जो चिकित्साएं है उनको बढ़ावा दिया जा सके, उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस, ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे 2025, ठीक है, इसका थीम क्या था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में बन गया कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे। आप लोगों में से कोई है आर्टिस्ट यहाँ पर में, कुछ ना कुछ बनाते हैं आर्ट के क्षेत्र में, आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया हुआ हो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। आर्ट, आर्ट में अगर आप लोगों ने कुछ किया है, आर्ट में, ठीक है, कोई भी आर्ट आपको आती हो तो कौन सी आर्ट आपको आती है, चित्र बनाना आता है, रंगोली बनाना आता है, ठीक है, या कोई और आर्ट है जो आपको आती हो।
नहीं आती कोई भी आर्ट तो लिख दो, कोई आर्ट नहीं आती सर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं विश्व कला दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तब तक एटलीस्ट ये आंसर लिख दीजिए। जिनको आंसर नहीं पता कम से कम ये लिख देंगे कमेंट के अंदर में। हर बच्चा जो है यहाँ पर मैं एक्टिव रहेगा, सबसे पहली बात। एटलीस्ट अगर वो नहीं पता तो जो क्वेश्चन में दिख रहा है, आंसर बन रहा है, जिसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है, वो आप लोग करते रहोगे। ठीक है, तो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, इसकी जो थीम थी वो थी अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यक्ति का एक उद्यान। ठीक है, कला के माध्यम से समुदाय का विकास, कला के माध्यम से आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हो। कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ठीक है, कम्युनिटी का विकास करना, कम्युनिटी को डेवलप करना, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना आर्ट या कला के माध्यम से। तो गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। तो आप बस इतना याद रख लीजिए, कम्युनिटी को विकास करना आर्ट के थ्रू। आप जो है आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट लोगों के हाथ में वैसे भी बहुत सारी ताकत होती है। कई सारे आर्टिस्ट है जिन्होंने जो है ये जो लोगों के अंदर में चेतना फैलाई है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे भारत के अंदर में 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ, उस समय में एक भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी। आप बता सकते हो किसने बनाई थी वो पेंटिंग? बहुत ही फेमस पेंटिंग है वो, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगर आप लोगों को याद हो, क्वेश्चन आया भी था एग्जाम के अंदर में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर में उस समय में पब्लिश की गई थी, उस समय के, जिन्होंने एक चेतना जगाई थी भारत के लोगों के अंदर में। ठीक है, एक जो है यहाँ पर में इनपर्सनेशन क्रिएट किया गया था। ठीक है, व्यक्तित्व क्रिएट किया गया भारत का, कि भारत माता का एक एक लेडी के रूप में दिखाया गया जब। ठीक है, तो आर्टिस्ट के हाथ में इतनी पावर होती है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने किया था, ये याद रखना आप लोगों ने। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो तुम्हारे चचा लियोनार्डो दा विंसी जो है, इनका जन्मदिन होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंची, इनके जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, अप्रैल 2025 में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के अंतिम चरण के लिए केप टाउन से किस भारतीय नौसेना नौकायान पोत को रवाना किया गया था? ठीक है, हमारे भारत के अंदर में नाविका सागर परिक्रमा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो कौन सा वाला जो समुद्री यान था, समुद्री जो है नौकायान, ठीक है, उसको रवाना किया गया केप टाउन से। केप टाउन कहां पर में, ये बता देंगे आप लोग। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, नाविका सागर परिक्रमा, आप लोगों को एक चीज यहाँ पर में समझ में आ रही होगी। परिक्रमा का मतलब यहाँ पर में हो गया कि भाई एक जो है ऑल वुमेन ऑफिसर्स क्रू है इसके अंदर में। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो महिलाएं हैं वो है उस यान के ऊपर में, और वो पूरे पृथ्वी का जो है इस तरीके से एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो INSV तारिणी जो है ना, ये याद रखना है फ्रेंड्स, इसको हाल ही में जो है उसका फाइनल जो उसकी रवानगी है, या फाइनल उसकी जो अब वो डायरेक्टली कहाँ पर में आकर रुकेंगी, गोवा के अंदर में। ठीक है, तो INSV तारिणी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको रवाना किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब वो गोवा के अंदर में से निकली थी, गोवा के अंदर में ही आकर डायरेक्टली, ठीक है, वहां पर में रहेगी। ओके, तो ये है क्या चीज बेसिकली आप लोगों का, नाविका सागर परिक्रमा 2, ये आप लोगों का वुमेन ऑफिसर्स का क्रू है, ऑल वुमेन है इसके अंदर में। ठीक है, यहाँ पर में ये क्या करेंगे, ये जो है सरकम नेविगेट करेंगे। जो है सरकम नेविगेशन का मतलब क्या होता है? सरकम नेविगेशन का मतलब होता है दुनिया का चक्कर लगाने का। ठीक है, तो नाम क्या है उस जो नौकायान पोत है, उसका नाम क्या है? INSV तारिणी। ठीक है, ये याद रख लीजिए आप लोग, INSV तारिणी। ठीक है, तो केप टाउन साउथ अफ्रीका में, वहां पर में जहाज रुका था, वहां से फाइनल उसने जो भी उसको खाना पीना जो भी चाहिए होगा वो सब लेकर वापस अब आगे बढ़ा है। ठीक है, जालंधर में एक समारोह के दौरान समाज और युवा सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए 1971 के युद्ध के एक वयोवृद्ध सहित 4 विशिष्ट पूर्व सैनिकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
जालंधर के अंदर में एक समारोह आयोजित किया गया था समाज में युवाओं के सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए। ठीक है, 4 लोगों को जो है फ्रेंड्स पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है, और उनमें से एक जो है वो आपको पता है कि उन्होंने 1971 की जंग में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में जो 4 लोग हैं उन लोगों को जो हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं, ठीक है, उनको वेटरन अचीवर्स अवार्ड, ठीक है, वरिष्ठ उपलब्धि पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, वेटरन उपलब्धि पुरस्कार या फिर वरिष्ठ उपलब्धि पुरस्कार, वेटरन अचीवर्स अवार्ड। मैं आप लोगों को फोटो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हमारे सेना के अभी जो करंट में जवान है वो लोग, और साथ ही साथ जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों को। तो 4 एक्स सर्विसमैन जो है, जिनमें से एक 1971 के जो है वेटरन्स भी है। ठीक है, तो उन लोगों को वेटरन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनके सोसाइटी के अंदर में अपने योगदान के लिए। ठीक है, तो इनके अंदर में कौन कौन लोग हैं यहाँ पर में, कर्नल जगदीप सिंह है। ठीक है, कमांडर गुरचरण सिंह है। ठीक है, ऑनररी कैप्टन है गुरमील सिंह, और हवलदार सिमरनजीत सिंह। ठीक है, ये 4 लोग हैं जिन लोगों को दिया गया है। जालंधर के अंदर में ये हुआ था, ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वेटरन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, दस्तलिक का 9 जो है कौन सा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। बताना है आप लोगों ने कि भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इनके बीच में कौन सा वाला जो है आपका सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ये बता दीजिए अगर आप लोगों को इसका आंसर ना पता हो तो, तब तक, जब तक कि मैं आपको इसका आंसर ना बता दूं। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है दस्तलिक नाम से एक्सरसाइज होती है, तो इसका कौन से नंबर का संस्करण था और कहां पर में आयोजित हुआ था ये। देखिए, एक पुणे के अंदर में औंध नाम की जगह है, पुणे में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में एक औंध नाम की जगह है, वहां पर में फॉरेन ट्रेनिंग नोड है। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड का मतलब होता है कि विदेशों के अंदर में जाकर जो लोग सेवाएं देते हैं ना, ठीक है, वहां उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी जगह पे भारत और उज्बेकिस्तान के सैनिक आपस में मिले, और वहां पर में दस्त लिंक नाम की जो एक्सरसाइज थी, जो एक अभ्यास करना था कि कभी मान लो जरूरत पड़ गई और इंडिया और उज्बेकिस्तान के सैनिकों को साथ में कोई ऑपरेशन चलाना पड़े, तो कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे, उसकी अभ्यास किया था उन्होंने। ये 6वें नंबर का एडिशन था इस दस्तलिक सैन्य अभ्यास का, और पुणे के औध के अंदर में हुआ था ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी एक्सरसाइज है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर में कि दस्तलिक जो है फ्रेंड्स, ये बताना है आप लोगों ने कौन से 2 देशों के बीच में होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को जितने भी लोग हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से और भी सारी आप लोगों को चीजें जो है वो मिलती रहे। ठीक है, आपको बता दूं आज नॉलेज पावर कैप्सूल है आप लोगों का शाम में। ठीक है, आज रात 8 बजे से 11 बजे तक, और उसके बाद में आप लोगों की टेस्ट होंगी 200 नंबर की। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से अपॉर्चुनिटी छूट जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं देख सकते हो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है पुणे के अंदर में। ठीक है, पुणे में भी एक जगह है औंध नाम की, वहां पर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, डस्ट लिंक इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 6वां संस्करण था इसका। नाउ, किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने अद्वितीय पहचान प्राधिकरण, ठीक है, मतलब पहचान प्राधिकरण ऑफ इंडिया जो है, जो यूआईडी, आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, जो आपका आधार देता है ना, आधार कार्ड, उसके लिए 2 शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। मतलब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है इसके अंदर में। ठीक है, आधार लोगों तक पहुंचाने के लिए, आधार बेस्ड जो सेवाएं होती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जिसने टॉप 2 अवार्ड जीते हैं। अच्छा, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, बता सकते हो आप लोग। आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, जल्दी से एकदम फास्ट, बिना गिने आप लोग बताओगे जल्दी से, कितने डिजिट्स होते हैं आधार कार्ड के अंदर में। तो मेघालय जो है फ्रेंड्स, इसने जीता है। इसने क्या किया है, देखो, बच्चों का बायोमेट्रिक जो है डेटा कलेक्ट करना,
आपको पता है जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका भी बायोमेट्रिक डेटा अगर कलेक्ट कर लिया जाए जल्द से जल्द तो अच्छी बात है। तो बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना, और जो वयस्क लोग हो चुके हैं उनकी फोटो और बाकी सारी चीजें उनको अपडेट करना, उसको सत्यापित करना, ठीक है। ये करने के मामले में मेघालय जो है उसने टॉप स्थान हासिल किया है। तो बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन जो है, जो लोग हो चुके हैं, जो वयस्क हो चुके हैं 18 साल से ऊपर के हैं, उनके सत्यापन में या उनके वेरिफिकेशन के अंदर में, ठीक है, उनके एनरोलमेंट के अंदर में उनको आधार कार्ड इशू करने के मामले में मेघालय ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो मेघालय ने UIDAI, ठीक है, इसके जो कार्यक्रम था, इसकी जो बेसिकली कंपटीशन चल रहा था कि कौन अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इन दोनों मामलों में जो है मेघालय ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ओके, और आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का होता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखोगे आप सभी लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे यहाँ पर में आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ 1920 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आगे में आने वाले सेशंस में भी कर सके। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, एटलीस्ट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसको नामित किया गया है, बताइए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग इसको, ठीक है। भारोत्तोलन आपको पता है ना, वो भारोत्तोलन मतलब वो ऐसा वेट उठाते हैं जो, ठीक है। ठीक है, तो देखिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की जो अध्यक्ष है, मतलब बेसिकली इस वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नामित किया गया है, तो मीराबाई चानू को नामांकित किया गया है। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो मीराबाई चानू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने के आपके बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। तो मीराबाई चानू, तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा। ओलंपिक के अंदर में सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था, ठीक है, और इन्होंने 205 किलो का जो है रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल रिकॉर्ड है इनके पास में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर में, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष किसको चुना गया है, ये तो अध्यक्ष बन गई, उपाध्यक्ष किसको चुना गया है, राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम थे, ठीक है, उसके अंदर में। अच्छा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज का जो नॉलेज कैप्सूल है उसके अंदर में मैं नॉलेज पावर कैप्सूल है आपका, उसके अंदर में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। कल ही मैंने उसके अंदर में वो डाल भी दिया है उसमें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एस सतीश कुमार जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में जो है यहाँ पर मैं स्वर्ण पदक जीता था, वो 4 साल के कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष बने हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, मीराबाई चानू अध्यक्ष बनी है, ठीक है, एस सतीश कुमार जो है उपाध्यक्ष बने हैं। तो मीराबाई चानू, अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से कभी बन जाए, मीराबाई चानू कौन से वाले राज्य से बिलोंग करती है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे। मीराबाई चानू कौन से राज्य से बिलोंग करती है, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से, मणिपुर से, नागालैंड से, आसाम से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, गुजरात से, केरल से, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कहाँ से बिलोंग करती है, कुछ तो पता होना चाहिए ना भाई। टोक्यो ओलंपिक जो था उसके अंदर में उन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। मणिपुर से बिलोंग करती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मणिपुर से, मणिपुर मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इसकी, ठीक है। मणिपुर से सभी लोग लिख देंगे, जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। जो कि अभी ओलंपिक के अंदर में उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक था उसके अंदर में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और एस सतीश कुमार जो है ये उपाध्यक्ष बने हैं, वाइस चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है, IWLF के। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल माल और सेवाओं का निर्यात क्या था, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो हम लोग बाहर भेजते हैं, ठीक है, बाहर भेजते हैं, देश के बाहर, भारत में बनता है और बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो बताइए कि 2024-25 में कितना रहा हमारा टोटल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है फ्रेंड्स एक तरीके से एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि इससे हमें जो है विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है भारत को, जिससे हम दूसरी और चीजें भारत के अंदर में मंगा सकते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले में, पिछले इससे पहले के मुकाबले में हम लोग हमारे भारत में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ हुई है, ठीक है। कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने माल माल मतलब जितना भी सामान जो होता है ना, जो फिजिकल गुड्स होते हैं वो, और सेवाएं मतलब सर्विसेज। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भारत के लोग जो है
बाहर के देशों के को सेवाएं, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें निर्यात हमने कितना किया है, उसमें बढ़ोतरी भी हुई है, ये भी पूछा जा सकता है कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो 5.5% की बढ़ोतरी हुई है एटलीस्ट, ये तो लिख दो जब तक आप लोग 5.5% की बढ़ोतरी हुई है पिछले जो है हमारे डेटा के मुकाबले में, ठीक है। तो 5.5% की बढ़ोतरी हुई है, और कितना हो गया है अभी हमारा, ठीक है, 820.93, ठीक है, बिलियन डॉलर, अरब डॉलर जो है आप लोगों का 820, ठीक है, 0.93 अरब डॉलर जो है, ये इतने रुपए के बराबर के वैल्यू का हमने गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इतना हमने एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना अच्छी बात है, ठीक है, इससे हमारे भारत के अंदर में रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, हमारे भारत के पास में विदेशी मुद्राएं आती है, ठीक है, जिससे कि हम और कुछ चीजें जो हमारे पास में अभी नहीं है वो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की जरूरत है, ओके। तो प्लीज ये पॉइंट, ये आप लोगों को पीपीटी आपको मिल भी जाएंगी पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, वो पेड ऐप के अंदर में आप लोगों को, तो 5.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और 820.93 अरब डॉलर जो है अब ये पहुंच गया है हमारा एक्सपोर्ट, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक, याद रखेंगे आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है आप लोगों का बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक विकसित करने के लिए डेविड आर लियू को 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये किसको दिया गया है, ये पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ठीक है, तो ये जो बेस एडिटिंग एंड प्राइम एडिटिंग टेक्निक है ना, ये बेसिकली आप लोगों का जीन्स से रिलेटेड है, जीन्स, जो जेनेटिक होता है ना, हमारे हमारे जीन्स होते हैं, डीएनए वगैरह, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये आप लोगों का। तो साइंस के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू प्राइज किसको दिया गया है, तो ये याद रखेंगे आप लोग जो है फ्रेंड्स, लाइफ साइंस के क्षेत्र में, साइंस में दिया गया है यहाँ पर में डेविड आर्लियू को, तो लाइफ साइंस के क्षेत्र में दिया गया है, जीव विज्ञान के क्षेत्र के अंदर में, ओके। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। जेनेटिक एडिटिंग जो होती है ना, आपके डीएनए के अंदर में जो एडिटिंग होती है, कई बार क्या होता है कि एक जो डीएनए है उसमें से कुछ जीन्स को निकाल लिया जाता है, उसकी जगह पे कोई और जीन को डाल दिया जाता है, ताकि देखा जाए कि किस तरीके से वो जीन वर्क कर रहा है, ओके। तो उसकी जो स्टडी होती है और उसके अंदर में जो एडिटिंग होती है, कई सारे जो एनिमल्स है उनके अंदर में किया गया है, ठीक है। तो लाइफ साइंस के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। किसको दिया गया है, डेविड आर लियू को, तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, डेविड आर लियू को दिया गया है, ठीक है, ये है तुम्हारे मामा का लड़का डेविड आर लियू, ठीक है। लाइफ साइंस के अंदर में उन्होंने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है, इसके लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की, इसके अलावा ये क्या होता है, डबल हेलिक्स कटिंग क्या होती है, ये सारी की सारी साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी। एक चीज और आप लोगों से बन सकती है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी, कि डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की खोज किसने की थी, कि कैसा होता है डीएनए, ये आप बताइएगा। नॉलेज पावर कैप्सूल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, कि नॉलेज पावर कैप्सूल आप लोगों का जो है आज रात में होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। जितने भी बच्चे इसमें ज्वाइन हो चुके हैं या फिर पेड बच्चे हैं, वो हाथ ऊपर कर देंगे एक बार, ताकि पता चल जाए मुझे कि आप लोग जो है आने वाले हो आज। सभी लोग 8 बजे जुड़ जाइएगा, एग्जैक्ट 8 बजे, ताकि आप लोगों का कोई भी चीज छूटे ना, वॉटसन एंड, ठीक है, क्रुक, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में लिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो ऐसे ही लिखते जाइएगा आप सभी के सभी। मैंने आप लोगों से पूछा था कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। तो आप लोग में से जितने भी बच्चे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं आप लोग हाथ ऊपर कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, कि आप नॉलेज कैप्सूल के अंदर में शाम में जुड़ने वाले हैं, तो आप सभी के सभी जो है, आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे, और हम बहुत बढ़िया करेंगे। और मान लीजिए कि आगे में हम लोग नॉलेज पावर कैप्सूल
2.0 भी लेकर आते हैं, तो जितने भी पेड स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वो अगर पेड स्टूडेंट्स पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो आगे का भी आपके लिए फ्री रहेगा। अदरवाइज आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप लोग 99 रुपीज का अलग से भी ले सकते हो। जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। उनके कोर्स में ऐड हो चुका है क्लास ऑलरेडी, ठीक है, लग चुकी है, शेड्यूल हो चुकी है, ठीक है। जो लोग अलग से लेना चाहते हैं वो लोग अलग से भी ले सकते हैं, नीचे में लिंक दी गई है, साथ ही साथ नीचे में नंबर भी चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। 9697888444 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। 7611101101 इस पे भी आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी कर सकते हो। आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज मचाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो आज एक जो है कदम आगे बढ़ना है, बेहतर अपना वर्जन बनना है, ठीक है। उसके इससे आइए आप लोग एक दिन, ठीक है, अपने जो है फ्यूचर को समर्पित कर दो आज का दिन, और पूरा शिद्दत से पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज का दिन पूरा का पूरा। चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे शाम में हमारे जो है नॉलेज पावर कैप्सूल के अंदर में आज रात में, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और आगे वाले जो नॉलेज पावर कैप्सूल्स रहेंगे वो भी पेड स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।